नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 95,735 मामले सामने आए हैं। पहली बार संख्या 95,000 के पार गई है। इसके पहले 7 सितंबर को 90,802 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में हर घंटे 3,988 नए मामले आए हैं। जल्दी ही कुल मामलों की संख्या 45 लाख से अधिक होने वाली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना किस रफ्तार से फैल रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप नियमित रूप से मास्क पहनेंगे, अगर किसी सतह को स्पर्श करते हैं तो हाथ बार बार साफ करेंगे और दूरी बनाएंगे। इस महामारी से पिछले 24 घंटे में 1172 लोगों की मौत हुई है। एक घंटे में 48 लोगों की मौत हो रही है। तो इतनी गंभीर परिस्थिति है। क्या मध्य प्रदेश के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है? अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। अधिकारियों के बयानों को ठीक से सुनिएगा। वे साफ साफ नहीं कहते कि कमी है या नहीं है। कभी कहते हैं वेंडर की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए कम्युनिकेशन गैप हो गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला है। लेकिन कभी अधिकारी कहते हैं कि लोकल वेंडर से कह दिया गया है कि 100% उत्पादन करें। इसका यही तो मतलब हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, तो बात साफ साफ क्यों नहीं कही जा सकती है? महामारी के वक्त एक जांचा परखा सिद्धांत है, फॉर्मूला है। वो ये है कि जनता को सारी बातें बतानी चाहिए। उससे झूठ मत बोलिए, ना उससे कोई बात छिपाइए। अगर सिलेंडर नहीं है तो कह दीजिए कि नहीं है, ताकि जनता और सतर्क हो जाए, ना कि सैकड़ों लोग सर पर कलश लेकर रैली के लिए निकल पड़े। मध्य प्रदेश में देवास जिले के कोविड सेंटर अमलतास कॉलेज में बुधवार को कोरोना मरीज 7 घंटे तक ऑक्सीजन के लिए परेशान रहे। कोरोना मरीजों को मंगलवार रात 2 बजे से बुधवार सुबह 9 बजे तक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर से कम मात्रा में ऑक्सीजन मिली। 4 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन का कहना है इसकी वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं। उनके पास 400 सिलेंडर हैं। हर दिन 200 लगते हैं और 200 रिजर्व में रहते हैं। कल का कारण यह था कि जो वेंडर सप्लाई करता था उसकी गाड़ी खराब होने की वजह से कम्युनिकेशन गैप हुआ और सप्लाई नहीं हो पाई। ये क्राइसिस ऑक्सीजन की हर जगह चल रही है। कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये हालात ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, जबलपुर जैसे कई जिलों में थे। किल्लत इसलिए हुई क्योंकि राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र पूरी करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने अचानक सप्लाई रोक दी। हालात से निपटने शिवराज सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन घुमा दिया। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्रारंभ में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता थी केवल 50 टन, अभी बढ़ा के हमने 120 टन कर ली है और 30 सितंबर तक हम 150 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे। आइनॉक्स कंपनी से जो महाराष्ट्र की से उत्पादित होने वाली जो हमें 20 टन ऑक्सीजन मिलती थी, उसकी भी हमने प्रतिपूर्ति कर ली है। उस कंपनी से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्लांट से वो हमें ये ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देंगे। हमारे जो लोकल वेंडर हैं उनकी भी 100% उत्पादन हो, इसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। आज एक और बड़ा निर्णय लिया है। आइनॉक्स कंपनी का एक प्लांट मध्य प्रदेश में भी 1 हफ्ते के अंदर हम उनको ज़मीन दे के लगवाएंगे, जिससे 20 टन का उत्पादन शुरू होगा। तो ऑक्सीजन की अभी भी कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में जुलाई में हर दिन 40 टन तो अगस्त में 90 टन ऑक्सीजन लगी। सितंबर में हर दिन 1500 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और हर दिन ऑक्सीजन की खपत 130 टन हो गई है। अब योजना है कि सरकार राज्य की 11 फैक्ट्रियों से ऑक्सीजन लेगी, फिर उसे रिफाइन कर अस्पतालों में उपयोग किया जाएगा। राज्य में 44.5 टन ऑक्सीजन हर दिन बनता है, लेकिन इसका उपयोग उद्योग करते हैं। प्रदेश में 160 टन ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता है। विपक्ष का आरोप है ये सरकार की विफलता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम क्या किए? कोई एक इंडस्ट्री तो बनाती नहीं है और कोई सरकारें इस आधार पर रोक टोक नहीं करती हैं कि फलानी स्टेट को देना, ढिमाकी स्टेट को मत देना। तो जो लोग इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं कि हमारे लिए इसलिए ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, इससे ज़्यादा जो है अनुत्तरदायी सरकार कोई हो नहीं सकती। महाराष्ट्र की कमी दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट से भी ज़्यादा ऑक्सीजन मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार भी ऑक्सीजन की सप्लाई पर मध्य प्रदेश में सीधे नज़र रखे हुए है।
लेकिन ये घटना बताती है कि किस तरह स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। हुक्मरानों के भाषण में चुनाव के वक्त ये आता है या फिर महामारी के वक्त ही, बाकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई खास तैयारी नहीं होती। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के कारण नौकरियां गई हैं, कमाई भी घटी है, इसलिए कई लोग चाहते हैं कि जो लोन लिया है उसकी किश्तों की वसूली ना हो। सरकार ने 6 महीने ब्याज की वसूली रोक दी थी, उससे राहत मिली लोगों को। अब लोग चाहते हैं कि ये राहत कुछ और महीनों के लिए बढ़ा दी जाए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी कई हफ्तों से चल रहा है। अदालत सरकार से बार बार पूछ चुकी है कि आप लोन वसूली को लेकर राहत का ठोस प्लान बताइए, इस मामले को बार बार न टालें। कोर्ट ने आखिरी बार के लिए सबको अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस योजना लेकर अदालत में आए। केंद्र सरकार ने जवाब के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा तो कोर्ट ने पूछा कि 2 हफ्ते में क्या होने वाला है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस बारे में उच्चतम स्तर पर विचार हो रहा है। राहत के लिए बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श में 2 या 3 दौर की बैठक हो चुकी है और चिंताओं की जांच की जा रही है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस फैसले से लोन लेने वालों पर दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि उनसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह योजना दोगुनी मार है, क्योंकि वे हमें चक्रवृद्धि ब्याज चार्ज किया जा रहा है, हमसे कर रहे हैं, और ब्याज पर ब्याज वसूलने के लिए बैंक इसे डिफॉल्ट मान रहे हैं। यह हमारी ओर से डिफॉल्ट नहीं है। सभी सेक्टर बैठ गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई चाहता है कि बैंक कोविड-19 के दौरान मुनाफा कमाए, यह अनसुना है। वहीं रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए क्रेडाई जो संस्था है, CREDI ने कहा है कि ब्याज वसूलने से NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वृद्धि हो सकती है। यदि ब्याज माफ नहीं किया जा सकता है तो कम से कम इसे उस स्तर तक घटाएं जिस पर बैंक जमाकर्ताओं का भुगतान करते हैं। कम से कम 6 महीने तक की मोहलत दी जाए। दरअसल केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि लोन मोरेटोरियम 2 साल के लिए बढ़ सकता है, लेकिन यह कुछ ही सेक्टरों को दिया जाएगा। मेहता ने कोर्ट में उन सेक्टरों की सूची सौंपी है जिन्हें आगे राहत दी जा सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि लोगों की परेशानियों की चिंता छोड़कर आप सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते हैं। सरकार आरबीआई के फैसले की आड़ ले रही है, लेकिन उसके पास खुद फैसला लेने का अधिकार है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार बैंकों को ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोक सकती है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि बैंक हजारों करोड़ रुपए एनपीए में डाल देते हैं, लेकिन कुछ महीने के लिए टाली गई ईएमआई पर ब्याज वसूलना चाहते हैं। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस एमआर शाह की 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने ये रिपोर्ट भेजी है। लोगों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर तो पड़ रहा है। जुलाई और अगस्त महीने में ही 81 लाख नौकरियां चली गईं जो सैलरी क्लास की थी। इसका असर यह हुआ कि लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं। उनकी एक और दलील है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो स्कूल फीस के खर्चे में कटौती करें। एक तरफ फीस माफी की मांग हो रही है आर्थिक कारणों से, बीच में खबर आ जाती है कि फीस नहीं बढ़ेगी, लेकिन स्कूल से लोग अभिभावक पर दबाव बनाते हैं कि फीस दीजिए वरना नाम कट जाएगा। रविश रंजन और मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निर्देश दिए हैं कि संस्कृति स्कूल को फीस बढ़ाने की जो अनुमति दी गई है वो वापस ले ली जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट कर रहा है डीपीएस मथुरा रोड। उन्होंने एनुअल फीस भी चार्ज कर रहे हैं और वो फीस भी उन्होंने ट्यूशन फीस भी इंक्रीज किया है इस साल। मेल डाली है, हमें मेल का कोई रिप्लाई नहीं है। यहाँ पर आके हम मिलने की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल हमसे मिल नहीं रहे और उन्होंने नॉन पेमेंट ऑफ फी की वजह से दोनों बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस खत्म कर दिया है। बिल्कुल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस साफ ऐलान के बावजूद क्या दिल्ली के निजी स्कूलों में ऐसे आंदोलन थम जाएंगे? सरकार के लगातार ऐलान और पत्र लिखने के बावजूद निजी स्कूल बेलगाम हैं और अभिभावक प्रदर्शन करने को मजबूर। कोरोना काल में अप्रैल, मई और जून की स्कूलों की फीस की माफ़ी दी जाए और आगे की फीस ऑनलाइन स्टडीज़ के हिसाब से निर्धारित करी जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस कोरोना काल में बड़े छोटे सारे बिजनेस ठप हो गए हैं और हमारे जितनी भी सेविंग्स थी
सारी की सारी घर के खर्चों में निकल कर, और कोई अर्निंग भी नहीं हो रही है हमारी। हम सभी पेरेंट्स ने स्कूल को एक मेल भेजी थी जिसमें हमने स्कूल को यह अवगत कराया था कि स्कूल हमसे ट्यूशन फीस ले ले और कंपोजिट फीस के नाम पर अदर चार्जेस जैसे एनुअल डे चार्ज, स्पोर्ट्स डे चार्ज, आई कार्ड चार्ज आदि ना ले। स्कूल ने हमारी इस मेल पर अभी तक जवाब नहीं दिया है और हमें डेली स्कूल से फुल कंपोजिट फी डिपॉजिट के मैसेज आते हैं। इसके पहले दिल्ली सरकार सभी स्कूलों को निर्देश देती रही है कि पूरी फीस न वसूल की जाए। कुछ स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया, लेकिन दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते कई स्कूल अगस्त से फीस बढ़ाकर ले रहे हैं। दिल्ली सरकार, शिक्षा विभाग उसके ऊपर, स्कूलों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? 18 अप्रैल के ऑर्डर के बाद लगभग हर स्कूल ने उस ऑर्डर का वॉलेट किया और 28 अगस्त का ऑर्डर भी जो सरकार ने निकाला है, हम ये कहते हैं वो खाना पूर्ति है, क्योंकि उसके बावजूद आज कितने स्कूल ऐसे हैं जो पेरेंट्स को, बच्चों को हरास कर रहे हैं, पेरेंट्स को बढ़ी हुई फीस वापस नहीं दे रहे हैं और भी बहुत सारी समस्याएं लेके पेरेंट्स जा रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, गाजियाबाद में भी बहुत सारे अभिभावक फीस कम करने को लेकर बीते 7 दिनों से इस तरह का धरना प्रदर्शन दे रहे थे। बुधवार देर शाम कोरोना वायरस फैलने की बात कहकर प्रशासन ने जबरदस्ती धरना दे रहे अभिभावकों को भगा दिया, कुछ को हिरासत में ले लिया। यहां अब पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। फीस कम करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी कई महिलाएं बीमार हैं। जब से हमारे 4 साथियों को पुलिस उठाकर लेकर गई है, जिसमें साधना जी भी हैं जो डायबिटिक हैं और 2 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हैं। किसी भी परिवार के सदस्य को कोई खबर नहीं है कि चारों लोग कहाँ हैं, पुलिस ने कहाँ रखा है, प्रशासन की तरफ से कोई न्यूज़ अभी तक नहीं पता चली है। देश भर में करीब 5 लाख प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हैं। इन स्कूलों से करीब 20 लाख शिक्षक भी जुड़ा हुआ है। स्कूलों का कहना है कि सरकारी बोर्ड हमसे पूरा पैसा ले रहे हैं। नीसा ने एक सर्वे कराया जिसपे ये निकल कर आया कि 80% स्कूलों को 2% तक पूरी फीस आ रही है। ऐसे में वो अपने टीचर्स का वेतन कैसे दे सकते हैं, अपनी बसेस की EMI कैसे जमा करवा सकते हैं। तो ऐसे में टीचर्स बेरोजगार हो रहे हैं। बहुत सारे स्कूल संचालकों ने आत्महत्या कर ली है, बहुत टीचर्स भी बेरोजगार होकर आत्महत्या कर रहे हैं, जो एक बहुत दुखद समाचार है। और ऐसे में शिक्षा बोर्ड भी जो है बच्चों पर दबाव डाल रहा है कि वो बोर्ड फीस जमा कराए। तो मेरी ये मांग है कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड CBSE और अन्य बोर्ड भी ऐसे अभिभावकों की बोर्ड फीस भी माफ करे और बच्चों को DBT करके भी मदद की जाए और टीचर्स की भी केंद्र सरकार राहत पैकेज अलाउंस करके मदद करने की घोषणा करे। कोरोना काल में फीस कम करने का मुद्दा अभिभावक सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकारों के सामने उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगी है। हालांकि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल भी हैं जिन्होंने खुद से फीस कम करने की पहल भी की है। 100 साल बाद आई इस कोरोना की आपदा से हर शख्स परेशान है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, बहुतों का व्यापार चौपट हो गया और तमाम सारे लोगों की तनख्वाहें कम हो गईं। इसी के चलते हाल के दिनों में दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग जगहों पर फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों के साथ अभिभावकों की टकराहट बढ़ी है। लेकिन अब तक ना तो सरकार और ना ही प्राइवेट स्कूल इस समस्या का कोई बीच का हल खोजने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दिल्ली से सचिन गुप्ता और मुकेश सिंह सेंगर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। एक रास्ता तो निकालना ही चाहिए। देश के कई राज्यों से इसे लेकर शिकायतें आ रही हैं। अगर मिलके एक रास्ता निकाला जाए तो कोई ना कोई फार्मूला बन जाएगा। 5 स्टार का भी हाल अच्छा नहीं है। कोरोना के कारण हवाई यात्राएं सीमित हो गई हैं, बिजनेस यात्राएं सीमित हो गई हैं। इस कारण 5 स्टार होटल में आमद भी घट गई है। हिमांशु शेखर बता रहे हैं कि जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ भी भारी कटौती हुई है और वहाँ से भी लाखों की संख्या में लोग निकाले गए हैं। ऑक्यूपेंसी पर कितना असर पड़ा है? अप्रैल महीने में तो पूरा लॉकडाउन था, उस वक्त तो बहुत, के बाद सारा क्वारंटाइन का बिजनेस किया और अब करंटली जब होटल्स खुल गए हैं तो 20 to 25% से ऊपर ऑक्यूपेंसी नहीं पिकअप हो रही हमारी। तो आप नॉर्मली इस टाइम पर हमारी होनी चाहिए थी
80% ऑक्यूपेंसी, लेकिन अभी हम कर रहे हैं सिर्फ 25% ऑक्यूपेंसी। और आने के महीनों में भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। डिमांड वैसे तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन जो हमारा अनुमान हमने लगाया है तो लगता नहीं है कि 30-35 से ऊपर ये वेरी हाई पीरियड में भी नहीं जाने लगी ऑक्यूपेंसी। अगर हम आपके बिजनेस की बात करें, ओवरऑल बिजनेस की इम्पैक्ट कितना है? पिछले साल इस वक्त आप कितना बिजनेस करते थे? एक परसेंटेज टर्म्स में अगर आप समझाने की कोशिश करें कि पिछले साल इस वक्त, इस साल फाइनेंशियल ईयर के पहले 5 महीने में कितना आपका बिजनेस होता था और इस बार कितना कम है? इस साल जो हमारा ईयर क्लोज होगा वो मेरे अंदाजे से, और जो हमारा बिजनेस इस टाइम है उससे ऐसा लग रहा है कि इट विल ओनली बी 30 to 35% ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट ईयर। मतलब 1/3, 1/3 रह गया बिजनेस। हाँ जी, तो 30 to 35% ही हम कर पाएंगे लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल का रेवेन्यू, क्योंकि हमारे बैंक्वेट्स नहीं चल रहे। अगर चलेंगे तो लिमिटेड कैपेसिटी पे हैं, रेस्टोरेंट्स इतने भरेंगे नहीं, बार्स अभी ओपन हुए हैं, तो हमने आधा साल तो इसी में निकल गया। तो अगर हम बहुत अच्छा भी अब करेंगे तब भी टोटल 30 to 35% से ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। कॉन्टैक्टलेस मेनू है ये, हाँ, जो आप फ़ोन से इसमें आप स्कैन कर सकते हैं जी। आप अपने फ़ोन से खुद ऑर्डर प्लेस कर जी, ये कॉन्टैक्टलेस मेनू कार्ड है। इसमें आप अपने फ़ोन को स्कैन करके और आपके पास मेनू आपके मोबाइल में ही आ जाएगा। एक एग्जांपल करके अगर आप इसमें दिखा सकें मैम। जी जी, सो ये अभी स्कैन कर रहे हैं इसको अपने मोबाइल पे, और स्कैन करने के साथ ही इनके मोबाइल फ़ोन में जो मेनू अवेलेबल है अभी इस टाइम पे रेस्टोरेंट में, मेनू कार्ड यहाँ पे आ चुका है और इसमें आप अपना फिर मेनू सेलेक्ट कर लें। हाँ, ये इसका कैसे काम करता है? सो यू प्लेस द ऑर्डर फ्रॉम द मेन्यू ओनली। हाँ, आप अपना जो भी डिश है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर का बटन है, हर डिश में आपकी स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है, जैसे आपको चिकन डलवाना है, नहीं डलवाना है, चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए, कोई भी ऑप्शन है वो भी इसी के अंदर आएगा। सो यू डोंट हैव, आपको सर्वर के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, बहुत कम इंटरेक्शन रहेगा। तो आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे वो क्वांटिटी पूछेगा, आप अपने कार्ट में जाएंगे, जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर दबाएंगे तो केओटी जो है वो किचन में भी निकलेगी और एक सर्विस के लड़के के पास भी जाएगी, तो हमें भी पता चल जाएगा और किचन को भी पता चल जाएगा कि ऑर्डर गेस्ट ने प्लेस कर दिया। ये एक डिजिटल सिस्टम है खाना ऑर्डर करने का इस रेस्टोरेंट। हाँ जी, और इसमें मकसद ये है कि अब कॉन्टैक्टलेस होगा, मतलब किसी के साथ कोई संपर्क नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। एक गेस्ट आने से पहले इस तरह से जो सीट्स हैं यहाँ पे और टेबल है उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। हर गेस्ट जब आता है तो आप, ये प्रोटोकॉल है आपका यहाँ पर? हाँ, ये प्रोटोकॉल है, बिफोर एवरी सीटिंग एनी गेस्ट दिस क्लीनिंग हैज़ बीन डन। तो ये किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें क्लीनिंग? ये हमारी ग्लोबल हाइजीन पार्टनर्स हैं, एक कंपनी जो मैरियट की रिकमेंडेशन से है, वी आर वर्किंग विद देम, और ये वायरेक्स सोल्यूशन है जो डिसइंफेक्टेंट है, जो हम पूरे होटल में यूज़ कर रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के नुकसान का अंदेशा है। अब ये उद्योग चाहता है कि सरकार आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करे और इस पूरे सेक्टर को नए सिरे से राहत देने के लिए एक स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करे। मेरिडियन होटल से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। काम की दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है ये स्टोरी आपको बताती है जो हिमांशु ने दिखाई। बिजनेस को चलना भी है, लेकिन अब उसे शायद पहले की तरह ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होगी जब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता है। लेकिन जो लोग इस चेन से बाहर कर दिए जाएंगे वो क्या करेंगे, ये सोचना सरकार का काम है, नीति नियंताओं का काम है। देखिए 9 सितंबर को रात 9 बजे कई जगहों से बेरोजगारों ने थाली बजाई, रात को मोमबत्तियां जलाईं। इसमें विपक्ष के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता भी शामिल थे। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह वो सारा आंदोलन गायब हो गया। उससे हुआ क्या? रोजगार विरोधी सरकार, हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बनता गई मन की बात, बनता गई मन की बात, सरकार निकलती है, सरकार बदलनी है।
मुझे चयनित होते हुए 2 वर्ष हो गए, लेकिन सरकार के गलत नीतियों के कारण, सरकार की हीला हवाली के कारण आज तक मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका। मैं दीपक जलाकर अपने अधिकारों का मांग करता हूँ। नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के नौजवानों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। नरेंद्र मोदी के वादा खिलाफी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेलवे के ग्रुप डी के तमाम परीक्षाओं में भर्ती लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। इंजीनियर समेत तमाम बंद पड़े रिक्तियों को भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। नौजवानों के साथ विश्वासघात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। उन्हीं की शैली में आज हम नौजवानों ने रात में 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती जलाकर उनको लाइट दिखाने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि देश में सबसे बड़ी मुद्दा आज बेरोजगारी है। पकौड़ी तल तो लेते हैं, लेकिन पकौड़ी खाने वाला भी तो कोई चाहिए। जब किसी के जेब में पैसा ही नहीं रहेगा, जब इंसान बेरोजगार रहेगा, जब व्यापार बंद रहेगा, तो लोग पकौड़ी खाएंगे कहाँ से? बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। जितना रोजगार का आश्वासन मोदी सरकार ने देश के नौजवानों को दिया था, मैं समझता हूं रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का कार्य इस सरकार ने किया है। आप सोशल डिस्टेंसिंग से आप हमें बैठने की इजाजत दो। आपके पास कोई परमिशन नहीं है। कोविड-19 की सारी एमएचसी गाइडलाइंस हैं, उनकी उल्लंघना कर रहे हो। ये सारी की परमिशन ले रहे हैं। हमारे बात तो सुनो। यहाँ नहीं, चलिए परसों पुराने में रैली हुई, कल पुराने में रैली हुई, परसों पेवे में रैली हुई, शाहबाद में रैली हुई, क्यों नहीं रोकते आप कोई गलत चीज कर रहा है तो आप रिपीट करोगे। सरकार क्या डेमोक्रेसी का आनंद है। खतरा है और वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम कोरोना का, और इस प्रकार की रैली का आयोजन करना बिल्कुल भी प्रूडेंट नहीं है। उनकी खुद की सेफ्टी के लिए, उनकी परिवार की सेफ्टी के लिए और जो जनरल कुरुक्षेत्र की पब्लिक है उसकी सेफ्टी के लिए, उनके सिटीजन्स के हित के बिल्कुल खिलाफ है। और जो प्रोटेस्ट करना है, अगर कोई आपको जो संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट करने का, उसकी हम उल्लंघना नहीं करना चाहते। वो जो MHA के गाइडलाइंस हैं उसके अंदर रहते रहते जो भी प्रोटेस्ट वो करना चाहते थे उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अरे साइड में ला दे, फिर आओगे। अरे सुनता है। हरियाणा के पिपली मंडी में किसान इसलिए जमा हुए क्योंकि वो कृषि सुधारों का विरोध करना चाहते थे। अब गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, ठीक है, उसके हिसाब से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, अच्छी बात है, किसानों को ये बात समझानी चाहिए, पर वो अपने मुद्दे कैसे रखें अगर उनकी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें आज ही बदली जा रही हों तो।
और यही गाइडलाइन तब कहाँ होती है जब नेता आराम से रैलियां कर रहे होते हैं, हजारों हजारों लोग को चल रहे होते हैं। तब क्या पुलिस उस सभा में बैठे सारे लोगों को उठाकर हाईवे पर भेज देती है? शायद नहीं। पर किसानों को समझना चाहिए, नाराज जरूर होना चाहिए, पर हिंसा किस लिए और किससे? अयोध्या से खबर है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट से किसी जालसाज ने 6 लाख रुपए उड़ा लिए बैंक के खाते से। अब सबकी नजर गई, कुछ लोग हंसने भी लगे कि यहां भी मतलब दैव भगवान के नाम पर जो पैसा जमा है उस पर भी कोई हाथ साफ कर देता है। बात सिर्फ भगवान की नहीं है, इस तरह के दर्जनों घटनाएं आए दिन दर्ज होती हैं जब कोई जालसाज किसी आम आदमी के खाते से पैसे उड़ा लेता है और वो दर बदर भटकता रहता है, उसका कुछ पता नहीं चलता। ये इतना बड़ा फैला हुआ रैकेट है। अब रामलला के मंदिर के लिए जमा रकम भी ठगी से निकाली जा रही है। अयोध्या के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट हैं। कल दोपहर स्टेट बैंक की क्लियरिंग ब्रांच में जब 9,86,000 का चेक पहुंचा तो शक होने पे बैंक ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जानकारी की। मैंने उत्तर दिया मुझे मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा। और मैंने अपने अकाउंट सेक्शन से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। ये बात हमने लखनऊ के SBI के उस व्यक्ति को बताई जिसने सवाल किया था। बैंक ने ट्रस्ट के नाम पे कैश हुए और चेकों के बारे में छानबीन की तो पता चला कि 2 और चेकों को क्लोन कर ट्रस्ट के खाते से 6 लाख रुपए उड़ा लिए गए हैं। 1 सितंबर को चेक नंबर 740799 से 2.5 लाख रुपए और 8 सितंबर को चेक नंबर 740800 से 3.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। दोनों चेक मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक में जमा हुए। 9 सितंबर को 9,86,000 का चेक मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसी चेक के बारे में जब ट्रस्ट से जानकारी की तो मामला खुला। 2.5 लाख का चेक उसने 1 सितंबर को जमा कर दिया। हमने ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान देता भी नहीं, हमारा भुगतान अकाउंट अलग है। 3.5 लाख का चेक उसने 8 सितंबर को जमा किया। जब एक ही आदमी लगातार चेक दे रहा है तब उन्होंने तीसरे चेक पर हमसे पूछ लिया। मामले की FIR अयोध्या कोतवाली में दर्ज कर ली गई है। पुलिस का साइबर सेल मामले की जांच करेगा। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट के चेक क्लोन कैसे हुए। क्लोन हुए सारे चेक ट्रस्ट की चेकबुक में मौजूद हैं। मुंबई के जालसाज को ये चेक कैसे मिले? क्या बैंक से चेक जारी होते वक्त ही क्लोन हो गए या अयोध्या में किसी ने चेक क्लोन कर लिए? जांच टीम इन्वेस्टिगेशन में लगा दी गई हैं। लखनऊ की हमारी टीम गई है, उनसे बातचीत हो रही है और जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा गया है वो महाराष्ट्र का अकाउंट शो कर रहा है, वहाँ भी हम लोग पता कर रहे हैं। उस अकाउंट को सीज कर दिया गया है। हैरत सिर्फ ये नहीं है कि जालसाज ने इंसान तो इंसान भगवान को भी नहीं बख्शा, लेकिन उससे बड़ी हैरत उस दुस्साहस पे है जो रामलला के मंदिर के खाते से रुपया उड़ाने के लिए चाहिए। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। इधर गांजा वांजा को लेकर बिहार और मुंबई के बीच में राजनीति हो रही थी, बहस हो रही थी, लेकिन उधर काम करने वाले अपना काम कर रहे थे। ओडिशा से कोई गांजा लेकर बेंगलुरु चला गया था। जाहिर है वो सोचा होगा इधर ध्यान है तो इधर अपना माल साफ करो, लेकिन पुलिस की नजर पड़ गई, 1 टन गांजा पकड़ लिया। और JEE की परीक्षा कराई गई और अब नीट की भी होने वाली है 13 तारीख को, लेकिन IIT JEE की परीक्षा में भी 2 लाख से अधिक छात्र नहीं दे सके।
उनका क्या होगा, सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम अभिषेक भराजकर है। महाराष्ट्र के लातूर में रहने वाले अभिषेक भराजकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बावजूद जेईई की परीक्षा देने नहीं गए। अभिषेक के मुताबिक घर में बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं और उन्हें डर था कि अगर वो पेपर देने गए तो उनके जरिए संक्रमण उनके घर तक पहुंच सकता था। मुझे 2 तारीख को एग्ज़ाम देना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने JEE BTech का एग्ज़ाम दिया नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरी स्टडी नहीं हुई थी या मैं एग्ज़ाम देने से डर रहा था। मैं किसी को खतरे में नहीं डाल सकता था घर पे। पापा को भी शुगर है और घर में दादी जी भी रहती है, तो मैं 2 तारीख का एग्ज़ाम देने का मुझे एकदम सही नहीं लगा। अभिषेक जैसे 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोरोना के चलते जेईई की परीक्षा नहीं दी। SOPs were not at all followed. SOP फॉलो नहीं करी जा रही थी और मैं अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। मैं अब 2021 में जनवरी में परीक्षा दूंगा। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल आवेदन करने के बावजूद 5 से 6% बच्चे इम्तिहान नहीं देते, लेकिन 2020 में ये आंकड़ा 26% का है, यानी परीक्षार्थियों की तादाद में काफी कमी आई है। बुधवार को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब देते हुए ये जानकारी दी। जेईई के एग्जाम में 2 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन करने के बाद भी पेपर देने नहीं आए कोरोना काल में, और अब 13 तारीख को नीट की परीक्षाएं हैं। इसमें 14 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचेंगे जिन्होंने अप्लाई किया है। कितने आएंगे असल में ये बाद में पता चलेगा। और ये परीक्षाएं ऐसे वक्त हो रही हैं जब हर रोज भारत में विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और हर रोज लगभग 1000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब राजनीतिक खबरें। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सबसे पुराने सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह ने उनकी पार्टी से आखिरकार नाता तोड़ लिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह का आरजेडी छोड़ना पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और कयास लग रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। रघुवंश प्रसाद 1997 में आरजेडी के गठन से ही पार्टी के प्रमुख नेता रहे और जनता दल के दौर में भी लालू यादव के साथ रहे। फिलहाल रघुवंश प्रसाद सिंह दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती हैं, जहां कोरोना संक्रमण के बाद उनका इलाज चल रहा है। चौहत्तर साल के रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू यादव को हाथ से लिखे एक खत में कहा है कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद से मैं 32 साल तक आपके पीछे खड़ा रहा, पर अब और नहीं, मुझे माफ कर दें। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के केस में लालू यादव के जेल में जाने के बाद से जिस तरह उनके बेटे तेजस्वी यादव पार्टी चला रहे हैं, उससे रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज हैं। जून में भी उन्होंने पार्टी को लिखे एक पत्र में कहा था कि जिस तरह के लोग आरजेडी में शामिल किए जा रहे हैं, उससे वो नाखुश हैं। इस बीच बिहार विधान परिषद में भी आरजेडी के 5 सदस्य पार्टी छोड़ नीतीश की जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये घटनाक्रम आरजेडी को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को दी जा रही सरकारी मदद को जरूरत से बहुत ही कम बताया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि कोरोना संकट के असर से बचने के लिए सरकार ने 42 करोड़ लोगों को 68,820 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इस पर चिदंबरम ने सवाल किया कि हर व्यक्ति को औसतन कितनी राहत मिली, क्या ये वास्तविक राहत थी या फिर सांकेतिक राहत। चिदंबरम ने कहा कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 2 करोड़ 81 लाख लोगों को 2,814 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो प्रति व्यक्ति महज 1,000 रुपए बैठता है। क्या इतने पैसे में कोई अपनी जिंदगी चला सकता है? चिदंबरम ने जनधन अकाउंट और प्रवासियों को दिए गए मुफ्त अनाज को भी जरूरत से काफी कम बताया।
अब देखिए कि आए दिन अच्छा लगता है कि कोई एक आदमी, एक पुलिस वाला किसी बुज़ुर्ग की मदद करता है और सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उस एक बुज़ुर्ग की ज़रूर ज़िंदगी बदल जाती होगी, थोड़ी मदद मिल जाती होगी, लेकिन समाज का वो असली चेहरा नहीं है। मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट देखिए। इस महामारी के दौरान इंटरनेट पर ऐसे बहुत से वाकये थे जिनमें लोग एक दूसरे को मदद करते दिखे, जैसे हरियाणा के पंचकुला जिले के ये बुजुर्ग जिनकी तन्हाई भरी सालगिरह को पुलिस वालों ने यादगार बना दिया। लेकिन एक तरफ जहां ऐसी कहानियां हैं तो दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा से बुजुर्गों पर होने वाले जुल्म और मारपीट की खबरें भी आ रही हैं। बेबस बुजुर्गों को या तो उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया या फिर उनके ही घर वालों ने उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। 82 साल की एक बुजुर्ग को उनकी ही बहू ने बेरहमी से पीटा। इसका वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में नर्स का काम कर रही बहू गिरफ्तार कर ली गई। बुजुर्गों के साथ इस प्रकार का जो अमानवीय व्यवहार होता है, उनके साथ मार पिटाई होती है या उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है या घर के अंदर ही बंधक बनाया जाता है किसी लालच के चलते हुए या किसी अन्य कारण से, तो ये बहुत ही खेद का विषय है और इसके अंदर कानूनी कार्रवाई होती है, जिसके अंदर कोई भी, चाहे वो उनके खुद के बच्चे हों या कोई अन्य व्यक्ति जिस प्रकार का जो घृणित कार्य करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। बुजुर्गों के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठन एजवेल फाउंडेशन ने लॉकडाउन के जरिए देश भर में 5000 लोगों का सर्वेक्षण किया, जिसमें उसने पाया कि 31% का दावा था कि तल्ख रिश्तों की वजह बुजुर्गों की आर्थिक मामलों के लिए परिवार पर निर्भरता थी। 20% बुजुर्गों का कहना था कि दूसरे सदस्यों की हर समय मौजूदगी से रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है, जबकि 15% बुजुर्गों ने माना कि उनकी खास जरूरतों का ख्याल न रखना सबसे बड़ी वजह थी। 11% का कहना था कि वो अपने से छोटे परिवार वालों के खुदगर्ज रवैये से नाराज हैं। 59% बुजुर्गों का कहना था कि परिवार वालों के साथ रहते हुए भी उनके रवैये से वो अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन सबको वक्त रहते मदद नहीं मिल पाती, जैसे महेंद्र कौर जो पिछले महीने पंजाब के मुक्तसर जिले में गुजर गईं। मौत से 2 दिन पहले वो एक गड्ढे में पड़ी मिली थीं और उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। महेंद्र कौर एक पीपीएस अफसर की दादी थीं और उनके 2 रसूखदार बेटे भी हैं। अब महिला आयोग ने उनके बेटों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दे दिए थे, सीनियर सिटीजन एक्ट के जो प्रावधान है उस एक्ट को कंसीडर करते हुए, उस एक्ट को मानते हुए जो भी सजा मुकर्रर की गई थी, एफआईआर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको रिपोर्ट भेजी उसमें उनका एक बेटा और केयर टेकर दोनों दोषी पाए गए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और आगे की कार्रवाई सरकार को भेज दी गई है करने के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए। अपने रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत करने में हिचकिचाने के अलावा बहुत से बुजुर्गों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि कानून में उनके अधिकार क्या हैं। सीनियर सिटीजन के जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो उन लोगों को पता नहीं है। अभी तक जो सीनियर सिटीजन एक्ट बना हुआ है उसमें 3 महीने की सजा और 5000 रुपये जुर्माना है। समाज में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं या समस्याएं होती हैं जिनके लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आसपास बड़े बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं को लेकर हम भी जागरूक हों और एक दूसरे को भी जागरूक करें। अंबाला से अंकुर और पानीपत से अशोक गुप्ता के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आप जितनी भी रिपोर्ट देखते हैं, खासकर इस वक्त में भी काफ़ी मेहनत से बनाई जाती हैं, आम दिनों की तुलना में ज़्यादा। पर अक्सर कई बार ये सवाल आता है कि शाम होते होते टीवी का स्क्रीन बदल जाता है और धमाके होने लगते हैं। लोगों को ये उम्मीद रहती है कि आप हमारी परीक्षा के बारे में, आप हमारी समस्या के बारे में दिखाइए। हमें नहीं पता कि कौन देख रहा है, क्या सरकार देख रही है, क्या सिस्टम के भीतर का कोई देख रहा है, क्या कोई अधिकारी देख रहा है या समाज देख रहा है। हमारे पास इसकी भी ठोस जानकारी नहीं होती है। कई लोग बहुत साधारण तरीके से जोड़ देते हैं कि जिनकी नौकरियां चली गई हैं, आर्थिक तनाव का वक्त है, तो लोग अब ज़्यादातर इसी तरह के बकवास कवरेज देख रहे हैं। पर ठोस तरीके से हम नहीं जानते हैं कि क्या वाकई आपकी नौकरी चली गई है और आप इन सारी चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को छोड़कर मार पिटाई, गाली गलौज वाली सारी चीज़ें देखते होंगे। मुझे कुछ मालूम नहीं। हो सकता है कि अलग अलग कारण से अलग अलग लोग टेलीविज़न देखते हों, लेकिन तब भी जब अपने सहयोगियों की बड़ी मेहनत से बनाई गई, लाई गई इन रिपोर्ट को देखता हूं तो अक्सर सोचता हूं कि उस तरफ कौन बैठा है। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।